डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कृषि रसायन विज्ञान के चैप्टर परमाणु संरचना की, जिसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बोहर की योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स को, जिसमें हमारा इंडेक्स है नंबर 1 पर है हमारा परमाणु क्रमांक, नंबर 2 पर है परमाणु भार, और नंबर 3 है बोहर की योजना, और नंबर 4 है विभिन्न परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और नंबर 5 पर होंगे समस्थानिक तथा संभारिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, कि परमाणु क्रमांक किसको कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर। देखिए, परमाणु जो होता है उसके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और उन प्रोटॉन के कारण ही नाभिक पर धनावेश होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नाभिक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेशों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित कुल धन आवेश तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये परमाणु क्रमांक है क्या। तो जो हमारा नाभिक है उस पर जो टोटल धनावेश है वही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। चलिए, अब हम देखते हैं इसका मतलब, यदि किसी प्रश्न में, यदि हमारे पास कोई प्रश्न है और उसमें आ जाए कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर है, धनावेश के, नाभिक पर उपस्थित कुल धनावेश, नाभिक पर उपस्थित कुल धनावेश, ठीक है, और ये कुल धनावेश किसके बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या के। और यदि आप परमाणु की बात करें तो परमाणु नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस नाभिक के बाहर उदासीन परमाणु की यदि बात करें, ठीक है, तो नाभिक के बाहर उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, और ऋणावेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक पर उपस्थित कुल धनावेश, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार हम परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है परमाणु भार। अब हम डिस्कस करते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो परमाणु भार होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं हम कि परमाणु भार क्या है। देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यानी किसी भी जो तत्व है, किसी भी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के नाभिक में उपस्थित, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाभिक में जो उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनकी जो कुल संख्या है वो उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। परमाणु भार को द्रव्यमान क्रमांक भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु भार या द्रव्यमान क्रमांक बराबर हो जाएगा हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो इस तरीके से हम परमाणु भार को ज्ञात कर सकते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, इन प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, बोहर-बरी की योजना यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है उसका पूरा वर्णन एक बोहर-बरी ने किया था, तो जिसके बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इनकी जो योजना थी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने की, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या है। उदाहरणार्थ प्रथम कक्षा की बात करें, पहली कक्षा का मतलब n कितना हो गया 1, संख्या कितनी होती है 2n², तो 1² कितना आ गई, टोटल संख्या आ गई हमारे पास 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यदि हम बात करें द्वितीय कक्षा की, द्वितीय कक्षा में क्या है n² यानी 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तीसरी जो कक्षा है इसमें 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, तीसरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि हम चतुर्थ कक्षा की बात करें तो इसमें 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो टोटल हमारे पास संख्या आती है 2 8 18 32, 2 8 18 32। ये जो संख्या है हमारे पास ये जादुई संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जादुई संख्या कहते हैं। और इस संख्या के आधार पर हम विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 तक हो सकती है। जो बाह्यतम कक्ष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8, और इसके अंदर वाले कक्ष में 18। ध्यान रखिएगा, यदि बाह्यतम कक्ष हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और बाह्यतम से पहले में 18, नमस्ते बेटा, उससे पहले में 18 से ज़्यादा ये संख्या नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है कि यह आवश्यक नहीं कि किसी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियम 1 के अनुसार पूरी हो जाने पर ही उसके बाद वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए जो नियम 1 है कि जब ये पूरा होगा, ऐसा नहीं है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले पहली कक्षा भरनी है, उसके बाद फिर दूसरी। पहली में 2 भरने शुरू हो जाएंगे, दूसरी में 8 भरने शुरू होंगे, फिर तीसरी में भी 8 ही भरने शुरू होंगे। इसका रीज़न क्या है, ये जब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट है सबसे बाहर वाली कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर ही नया कक्ष प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते, जैसे ही 9 हुए, 9 होते अगली कक्षा में प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला नियम है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। तो जब पहली कक्षा में उसके अनुसार 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, और बाह्यतम से पहली में, मान लीजिए सबसे आखिरी कक्षा आ रही है ये, और इससे पहली में बाह्यतम में 8 से अधिक नहीं होंगे, और उससे पहली में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो जब पहली कक्षा बननी शुरू हो जाएगी तब उसके बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरीके से कक्षाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं। अब हमें पता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा होने के नहीं है, तो बाह्यतम कक्षा में जैसे ही 9 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं ऐसे ही नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे जो हमारे पास पॉइंट है कि सबसे भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक कि अंतिम से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार पूरे ना हो जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी की वजह से बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को गलत करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि बाह्यतम सबसे भारी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, लेकिन 2 से ज़्यादा भी तब तक नहीं होंगे जब तक इससे पहली सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से 2n² नियम के अनुसार ना भर जाएं। और बाह्यतम से पहली में कितने बताए थे हमने, 18। ठीक है, तो इसमें 9 से अधिक जो इलेक्ट्रॉन है वो तब तक नहीं होंगे। ठीक है, 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ तब तक नहीं होंगे जब तक इससे पहली जो कक्षाएँ हैं उनमें 2n² के अनुसार सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से ना भर जाएं। इसके बाद है कक्षकों की संख्या परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। इन कक्षकों को K, L, M, N, O आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। पहली कक्षाओं को K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, O इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं। तो अब हमारे पास, अब देखिए इसके अनुसार हम परमाणुओं को भरना प्रारंभ करते हैं। विभिन्न परमाणुओं में बोर-बरी की योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण।
विभिन्न परमाणुओं में बोहर बरी की योजना अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण। कैसे? देखिए 1H हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये पहली कक्षा आएगी K, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरीके से। ये काम करते हैं, इसको सारे को ही हम वो कर लेते हैं। अब हम यहाँ कक्षाएं देख रहे हैं, ये परमाणु, ये K, पहली कक्षा K, फिर L, फिर M, फिर N। सपोज कीजिए आपके पास है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में आ जाएंगे। तीसरा हमारे पास लिथियम, इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार नहीं आ सकते। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फिर 2 ही आएंगे, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो किस में पहुँच जाएगा? L में पहुँच जाएगा। ऐसे ही आपके पास 4 है बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 2। 5 है आपके पास बोरॉन। बोरॉन में पहली में 2 और इसमें 3। इसी प्रकार कार्बन है आपके पास। कार्बन में पहली में 2 और इसमें कितना आ जाएंगे? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ करेंगे। अब इसके बाद यदि आप देखें इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, यदि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों के वितरण को देखें, सपोज कीजिए आपके पास है कार्बन के बाद 7 क्या है? नाइट्रोजन है आपके पास। ठीक है, KLMN 7 हैं आपके पास, 2 5, ऐसे ही 8 है आपके पास ऑक्सीजन, 2 6, ऐसे 9 है आपके पास फ्लोरीन, तो 2 दूसरे में कितना आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं ना। ऐसे 10 है आपके पास नियॉन, नियॉन है तो आपके पास 2 8, ऐसे ही 11 है आपके पास सोडियम, तो 2 8, 9 नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी कक्षा में 2n² के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो इस प्रकार जो आपका ये 11 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आगे भी हम इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिलअप करेंगे। चलिए 11 हो गया था हमारा, 12 देख लेते हैं। 12 कौन है हमारे पास? मैग्नीशियम है 12 हमारे पास, तो 2 8 2 KLMN। 13 किसका है आपके पास? एल्यूमिनियम है आपके पास, 2 8, इसमें कितना आ जाएंगे? 3। अब यहाँ देखिए हमने 3 कर दिया। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। इसमें कितना आते हैं? 8 आते हैं। और इसमें कितना आते हैं? 18 आते हैं। तो 3 आ सकते हैं इसमें। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा है, ठीक है, यहाँ पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएंगे जब तक कि इससे सभी कक्षाएं पहली वाली पूर्ण रूप से ना भर जाएं। क्या ये दोनों पूर्ण रूप से भरी हुई हैं 2n² के अनुसार? जी हाँ, बिल्कुल भरी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बोरवरी के अनुसार। 14 हमारे पास है सिलिकॉन, तो 2 8 4। 15 हमारे पास है फास्फोरस, 2 8 5। इसी तरीके से 16 हमारे पास है सल्फ़र, 2 8 6। 17 है हमारे पास क्लोरीन, 2 8 7। इसी प्रकार 18 है हमारे पास आर्गन, तो 2 8 8। ठीक है, 19 है हमारे पास पोटेशियम। अब हमारे पास देखिए 2 8 KLMN, 2 8 और यहाँ कितना आ गया? 9। अब ये देखने की बात है, क्या ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? देखिए एक नियम ये कहता है कि जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा कि हमारा जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 8 1 पहुँच जाएगा इससे अगली कक्षा में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये गलत है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सही है। किसका? पोटेशियम का। इसी प्रकार से कैल्शियम होता है 20। यदि इसकी बात करें तो 2 8 8 2, इस प्रकार से कैल्शियम का आ जाता है। तो यहाँ ये जो पॉइंट आया है आपका निकल के, ऐसे ही पॉइंट यहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ बात बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ क्योंकि ये 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और बाह्यतम कक्षा में 9 हो नहीं सकते,
तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमें भरना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें 21 से, है ना, स्कैंडियम 21, ये होता है 21, शक्ति वक्र मन फी को नी कु जन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, ये 28 और ये 29 और ये 30। यदि आप यहाँ बात करें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 21 है ना, ये तो कितना आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 10 और 8 18। अब यहाँ कितने, 8 तो हमें करने नहीं है, तो कितना आएंगे बताइए, 18 और 3, ठीक है, ये 10 और 8 18, 20 और 1 21 हो गए। अब यदि हम 22 की बात करें तो 2 8, ठीक है, फिर यहाँ कितना आएगा। देखिए एक और चीज़ यहाँ देखिए, एक मिस्टेक यहाँ हुई है, देखिए यहाँ पर एक नियम और है कि क्या इससे पहले सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, KLMN, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, इसमें कितने आते हैं 8 और इसमें कितने आते हैं 18। यहाँ तो 18 नहीं है। अब क्या करें फिर, जब यहाँ 18 नहीं है तो यहाँ 18 नहीं है तो हमें क्या करना है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसको यदि हम यहाँ इस नियम को समझें दोबारा से तो एक मिनट, यदि इस नियम को हम देखें तो इस कक्षा में बाह्यतम जो कक्षा है उसमें हमारे पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उससे पहली कक्षाएं पूर्ण रूप से ना भर जाए। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया यहाँ। अब देखिए 9 2 11 10 21, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार आएगा, यानी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस कक्षा में 18 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की, इसी प्रकार हम वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में रहेंगे 11 और फिर यहाँ 2। अब मतलब इस कक्षा में ही हमें केवल इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, इसमें 8, इस पहली में 2, दूसरी में 8। यहाँ अपवाद है, जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 1 और यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अलावा मतलब ये अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको और इसको 24 और 29 ये 2 अपवाद हैं। इनमें बाह्यतम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन उससे पहली कक्षा में ट्रांसफ़र हो जाता है बस। 2 8 12 2, वरना सभी में 2 इलेक्ट्रॉन रहने, 2 8 13 2। इसको देखें तो 2 8 13 14 2, इसी प्रकार से 28 हो गया, इसमें 2 8 15 2। अब यहाँ क्या करना है हमें, 2 8 17 2, ये 2 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इससे पहले कक्षा में हो जाए 1, और ये 2 8 18 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। 10 22 और 23, यहाँ इसमें ये 13 हो जाएगा, इससे पहले कक्षा में भी ये 13 हो जाएंगे, यहाँ भी 13 हो जाएंगे, फिर यहाँ 14 15 16। 60 बच्चे ऑफिस के हैं सौरभ जी, ऑफिस वालों की फीस प्रकार से यहाँ 30 तक के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि 24 और 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अपवाद है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ये बाह्यतम कक्षा है, यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए अब आगे कुछ हम परमाणु लेते हैं और उन परमाणुओं में परमाणु की संरचना हम कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए हमारे पास हीलियम है 2He4, यदि हम इसकी बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 2। परमाणु भार कितना है इसका, परमाणु भार है इसका 4। अब यदि हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अतः हम इसका यदि और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना है, 4 - 2 = 2। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में ही आ जाएंगे 2। तो यदि इस परमाणु की हम संरचना की बात करें तो यदि हम इस परमाणु को देखें 2He4 को, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉन जो हैं ये 4 - 2 = 2, और जो प्रोटॉन हैं ये हमारे पास 2 परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो यदि इसकी संरचना की बात करें हम तो नाभिक में जो है आपके पास न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, और इसमें केवल एक ही कक्षा होनी है ये। ठीक है, और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहना है, सॉरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहने हैं। तो ये होता है 2He4 की परमाणु संरचना है हमारे पास। इसी प्रकार चलिए हम कोई अन्य परमाणु लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg 12Mg4। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम है हमारे पास। इस मैग्नीशियम में हमें देखना है कि इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 12, ये इसके प्रोटॉनों की संख्या हो गई और ये इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसी प्रकार से इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु भार कितना है इसका 24, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो गई, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से, तो ये होता है A - Z बराबर 24 - 12 = 12 आ गई। ठीक है, इसमें अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि इसकी परमाणु संरचनाएं बनने लगे तो न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, यदि न्यूट्रॉन को हम देखें तो 12, और यदि प्रोटॉन को देखें तो वो प्रोटॉन भी कितने हैं हमारे पास, परमाणु क्रमांक के बराबर हैं 12। अब इसमें यदि हम पहली कक्षा देखें इसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखें 12 का, तो 2 8 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। ठीक है, तो कितनी कक्षाएं टोटल हमारे पास, 3 कक्षाएं हैं, 1 2 और 1 3। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास पहली कक्षा में कितना आ गए, 2, दूसरी में 8, 2 3 4 5 6 7 8, और उससे आगे फिर आगे इसमें 2। तो इस प्रकार से ये 12Mg4 की परमाणु संरचना है। ठीक है, 12Mg4 की परमाणु संरचना है। सपोज कीजिए हमारे पास परमाणु संरचना आ रही है 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। ठीक है, इसकी परमाणु संरचना हमें निकालनी है, तो वही परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, ये वाला परमाणु क्रमांक होता है 20। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या भी 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो गई। और इस 20 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें हम, 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8 और चौथी में 2। ठीक है, परमाणु भार की बात करें 40, और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो A - Z। A क्या है हमारा परमाणु भार और ये Z क्या है परमाणु क्रमांक, यानी 40 - 20 = 20। तो यदि आप यहाँ परमाणु की बात करें तो इसमें जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 आ जाएंगे, और इसके बाद इसकी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं की यदि बात करें, पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, और फिर चौथी कक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चौथी कक्षा है, अब आपके पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं पहली कक्षा में कितने हैं, 2 हैं, दूसरी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके सबसे लास्ट में होते हैं 2। तो इस प्रकार ये 20 कैल्शियम 40 का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया है। और अब हम बात करेंगे समस्थानिक आइसोटॉप्स की।
एक मिनट। अब हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है वो है समस्थानिक, कि समस्थानिक किसको कहते हैं। समस्थानिक आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं किसको? देखिए, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं या जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी Z समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1, अब हम यहाँ इसका उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसे कहते हैं हम प्रोटियम और इसको कहते हैं ड्यूटीरियम। और ये इसको कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनसे अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। इन्हें आप पढ़ोगे तो ये अकेला समस्थानिक है इसका हाइड्रोजन का, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं समभारी आइसोबार्स। समभारी या आइसोबार्स, देखिए वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं। समभारी यानी भार समान, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं समभारी कहलाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इनमें उदाहरण देखें, आर्गन, कैल्शियम, ये 18 होता है, ठीक है। कैल्शियम, तो यहाँ ये परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है, तो ये कहलाते हैं हमारे समभारी। तो जो समस्थानिक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आ रहा है आगे इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक का जो वीडियो है आप अच्छे से इसको पहले कमांड कर लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, उसके बाद आगे फिर धनायन और ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।